बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसकी हमारे पास डेफिनेशन है टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। दो इवेंट अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर विल अकर, कि एक इवेंट के ऊपर जो भी अफेक्ट है वो दूसरे इवेंट के ऊपर नहीं आ रहा होगा, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। जिसमें हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर हमारे पास ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे देन हमारे पास फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Three events A, B and C are defined on the same sample space are said to be mostly independent following conditions। हमारे पास यहाँ दो conditions हैं, जिसमें अगर हमारे पास पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारे पास यहाँ 3 पेयर्स होंगे। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और अगर हमारे पास यही 3 इवेंट्स मोस्टली इंडिपेंडेंट में होंगे तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये हम लोगों का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड आज बुक से हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एग्जाम्पल जो डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट की, उसकी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.26 जो कि पेज नंबर 205 के ऊपर, जिसकी स्टेटमेंट है टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, probability of A given that B is equals to 1/2 and probability of B given that A is equals to 2/3। नंबर 1 है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? क्या ए और बी हमारे पास मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? और थर्ड में है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इन तीनों पार्ट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए है 2/3। अब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि क्या ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हम लोगों ने ये उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई कर दिया, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हम लोगों के पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी की वैल्यू है जो कि 1/2, हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब 1/2 और 1/4 इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, जिसका हम लोग ने लिख लिया है कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। अब सेकंड में हमने ये बताना है कि ए और बी हमारे पास मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं। मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है आएगी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी है, अगर वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जबकि यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी का आंसर है 1/2, तो इसका मतलब है कि ये भी इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ए और बी भी हमारे पास मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम लोगों के पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए हमारे पास इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए का जो हमारे पास आंसर है 2/3, हम लोग वो यूज़ करेंगे। 2/3 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/4 के साथ, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लिया, जिसका आंसर है 2/12 यानी कि 1/6। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी गिवन डैट ए। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेना है। हम लोगों ने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी, जिसका आंसर है हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हम लोगों के पास आंसर है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए का हम लोगों के पास आंसर है 2/3। अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2/12, और यहाँ से 1/2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर ऑपोजिट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/12 मल्टीप्लाई बाय 2/1 यानी कि 2। तो ये हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 4/12। अब हम लोग यहाँ पर वो लिख लेते हैं। अब ये हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ गया 4/12, जिसको कटिंग करके हमारे पास आंसर आ गया 1/3। और ये हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 6.26 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.27। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6.27 सॉल्व करनी है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है 2 फेयर डाइस 1 रेड एंड 1 ग्रीन आर थ्रोन। हमारे पास 2 डाइस हैं, जिसमें से एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है, उसको हमने फेंका है। लेट ए डिनोट दैट इवन दैट द रेड डाई शोन एन इवन नंबर। ए हम लोगों को डिनोट कर रहा है रेड डाई को, जिसके हमारे पास सिर्फ इवन नंबर्स होने चाहिए, और बी डिनोट कर रहा है ग्रीन डाई को, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 और 6 के नंबर्स काउंट करने हैं। शो डैट द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हम लोगों ने बाद में ये शो करना है कि इवेंट ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से सैम्पल स्पेस बना लेनी है 2 डाइस के अकॉर्डिंग। इनमें से हम लोगों के पास जो एक डाइस की प्रोबेबिलिटी है वो है हम लोगों के पास, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पर कॉलम वाइज जो है हमारे पास अगर वो रेड कलर के हैं, तो हमारे पास रो वाइज जो नंबर होंगे वो ग्रीन होंगे, या कोई भी हो सकता है यहाँ रेड यहाँ ग्रीन। तो अब हम लोगों के पास ये 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी है, जो कि है टोटल 36 सैम्पल स्पेस या 36 आउटकम्स भी आप लोग कह सकते हैं। अब हमारे पास जो इवेंट है यहाँ पर है लेट ए डिनोट्स दैट रेड डाई। ए डिनोट कर रहा है रेड डाई को, जिसके अंदर सिर्फ इवन नंबर्स होने चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग 36 के साथ डिवाइड करेंगे। इवन नंबर इस तरह से होने चाहिए कि हम इसको ऐड करें तो हमारे पास इवन नंबर आए, जैसा कि 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 4 और 6 हमारे पास यहाँ 3 इवन नंबर्स हैं। मैं यहाँ इवन नंबर की आंसर्स लिख देती हूँ 2 4 और 6, क्योंकि ये टोटल हमारे पास 6 तक है, तो हम लोग सिर्फ 6 तक ही लेंगे। जैसा कि 1 + 1 करें तो 2 आता है, ये हम लोगों के पास आ जाएगा 3 + 1 4 एंड 5 + 1 6। इस तरह से आप लोगों ने टोटल नंबर्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल हम लोगों के पास जो आंसर आया है वो है 18 का, 18/36। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में हमारे पास वो इवेंट आएंगे जो कि हो ग्रीन डाई और शो कर रहे हो 5 और 6 के नंबर्स को। 5 और 6 के नंबर्स का मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों के पास 5 के साथ कितनी वैल्यूज़ आई हैं और 6 के साथ कितनी वैल्यूज़ आई हैं। तो हम लोगों के साथ 5 नंबर के साथ ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोगों के पास यहाँ आंसर आ जाएगा 12/36। अब ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास वो इवेंट्स आ जाएंगे कि वो 5/6 हो, लेकिन उनमें से हम लोग ऐड करें तो हमारे पास सम आए इवन नंबर्स का। जैसा कि 5 और 6 की अगर हम लोग सैम्पल स्पेस को देखते हैं तो हम लोग 5 और 1 को ऐड करें तो ये 6 आए, ये इवन नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास कितने आंसर्स आ जाएंगे, जिससे 5 और 1 को ऐड करें 6 आए, हो ये 5 और 6 लेकिन ऐड करें तो हमारे पास इवेंट आए। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों को कवर कर लेगा। 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6/36 यानी कि 1/6। अब इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यहाँ तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट
होने या ना होने के लिए हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर फाइंड आउट किया 1/6। अब हम लोग इस मेथड से इसको फाइंड आउट करेंगे यही वैल्यूज़ डालकर, और हम लोग देखेंगे क्या आंसर हमारे पास 1/6 आ रहा है या नहीं। अगर हमारे पास 1/6 आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंट है, और अगर 1/6 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी को फाइंड आउट करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप 18/36 लिखें, या इसको फर्दर सॉल्व करके 1/2 लिख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप 12/36 लिखें या फिर 1/3 लिखें। आप लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर जो कि है 1/2, जिसको हम लोग कहते हैं 0.5, और 1/3 जो कि है 0.333, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 0.167, जो कि आप लोग इसको कह सकते हैं 1/6 के इक्वल। तो ये 1/6 का आंसर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 1/6 दोनों का सेम है, तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 6.27 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.28। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6.28 स्टार्ट करेंगे, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है लेट ए बी द इवेंट दैट अ फैमिली हैज़ चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस। हमारे पास एक फैमिली है जिसमें ए में हमारे पास वो इवेंट आएगा जिसके अंदर दोनों सेक्स हैं, यानी कि बॉय और गर्ल, और एंड बी बी द इवेंट दैट अ फैमिली हैज़ एट मोस्ट वन बॉय। इस बी के इवेंट के अंदर हमारे पास एक या उससे कम लड़के हैं। इफ़ अ फैमिली इज़ नॉन टू हैव, अगर फैमिली जानती है कि 3 चिल्ड्रन हैं, देन ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। और पार्ट 2 में है कि अगर 4 चिल्ड्रन हैं देन आपने फाइंड आउट करना है ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 के अकॉर्डिंग सैम्पल स्पेस बना लेंगे, और उसके बाद फिर पार्ट 2 के अकॉर्डिंग सैम्पल स्पेस बना लेंगे, और उसके बाद इसको फाइंड आउट करेंगे। अब ये हम लोगों ने 3 चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग सैम्पल स्पेस बना ली है और हमारे पास 8 आउटकम्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ए और बी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इवेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये बताना है कि ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। अब ये हम लोगों ने सैम्पल स्पेस लिख लिया, और यहाँ पर हमने लिखा है ए और बी का इवेंट। ए इवेंट में हमारे पास आएंगे दोनों सेक्सेस। दोनों सेक्सेस का मतलब है कि हमारे पास 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह ऐसे है यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं और यहाँ पर 3 बॉयज़। तो हम लोगों ने बोथ सेक्सेस लेनी है जिसमें हमारे पास 2 बॉयज़ आ रहे हों या 2 गर्ल्स आ रही हों। उसी तरह से बी इवेंट में हमने वो लिखना है जिसमें या एक बॉय आ रहा हो या कोई भी लड़का ना आ रहा हो। एक बॉय मतलब जैसे कि यहाँ पर बी जी जी है, यहाँ पर जी बी जी है, जी जी बी है, और जी 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 है। तो ये सारे इवेंट्स हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो चलिए हम ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सैम्पल स्पेस लिखने के बाद ए और बी की प्रोबेबिलिटी। ए में हमारे पास वो इवेंट्स आएंगे जिसमें हमारे पास 2 बॉयज़ आ रहे हों या 2 गर्ल्स। जिस तरह इसमें हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, इसमें भी 2 बॉयज़ हैं, इसमें 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स और 2 गर्ल्स। इस तरह से ये हमारे पास टोटल आया है 6/8, जो कि इक्वल है 3/4 के। और बी में हम लोगों ने वो इवेंट्स लिखने हैं जिसमें हमारे पास हो एक बॉय या कोई भी नहीं। जैसा कि इसमें हमारे पास 1 बॉय है, 1 और इसमें कोई भी नहीं, तो इसका इवेंट है हमारे पास 4/8, जो कि इक्वल है 1/2 के। और ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में हम लोगों ने वो आउटकम्स लिखनी है जो कि हों 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स, और या फिर हों हमारे पास एक बॉय। तो इसमें है हमारे पास 2 गर्ल्स और 1 बॉय, और इसमें भी है हमारे पास 2 गर्ल्स और 1 बॉय, और इसमें भी है हमारे पास 2 गर्ल्स और 1 बॉय, जिसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 3/8। अब हम लोगों ने यहाँ तक फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्या ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि 3/4 को मल्टीप्लाई करवाया 1/2 के साथ। हमारे पास आंसर आ गया 3/8, जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 4 चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग सैम्पल स्पेस बनानी है जिसमें हो हमारे पास बॉय गर्ल। तो ये हम लोगों के पास 16 सैम्पल स्पेस आ चुकी हैं और टोटल पूरी 4 चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ तक फाइंड आउट कर लेने के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए में हमारे पास वो इवेंट आएगा जिसमें हमारे पास हों 2 या 3 हम लोगों के पास बॉय या गर्ल हों। तो इसमें हमारे पास 3 गर्ल बॉय हैं और 1 गर्ल है, इसमें भी हमारे पास 3 बॉय और 1 गर्ल है, इसमें भी 3 बॉय और 1 गर्ल है, और इसमें भी हमारे पास 3 बॉय और 1 गर्ल है। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर टोटल काउंट कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 14, और प्रॉबिलिटी ऑफ ए का आंसर है 14/16 यानी कि इक्वल है हमारे पास 7/8। और बी में हम लोगों ने वो सैम्पल लिखने हैं, वो हमारे पास इवेंट्स आ जाएंगे जिसमें एक बॉय हो या कोई भी बॉय ना हो। जैसा कि इसमें हमारे पास एक बॉय है, इसमें भी एक बॉय है, और इसमें कोई भी बॉय नहीं है। तो ये टोटल हो गया 5/16। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसमें हम लोगों को चाहिए कि हमारे पास ऐसा इवेंट हो जिसमें हमारे पास 2 बॉय या 2 गर्ल्स हों और साथ साथ हमारे पास एक बॉय हो। तो इसमें हमारे पास है सिर्फ सिंपल एक बॉय, इसमें भी एक बॉय, लेकिन गर्ल्स हमारे पास 3 हैं या 2 हैं। तो ये हम लोगों के पास पूरा सैम्पल स्पेस आ गया है। तो ये हम लोगों के पास आंसर आ गया 4/16 यानी कि इक्वल है 2/8, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, जो कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रॉबिलिटी ऑफ बी से फाइंड आउट करेंगे। हम लोग प्रॉबिलिटी ऑफ ए जिसका आंसर है हमारे पास 7/8, हम लोग 7/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/16 के साथ, और ये देखेंगे कि हमारे पास 1/4 आ रहा है या नहीं। अगर हमारे पास 1/4 आ रहा हुआ तो ये हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट, और अगर नहीं आ रहा होगा तो होगा डिपेंडेंट। तो चलो हम ये फाइंड आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अब हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 35/128, जो कि नॉट इक्वल्स टू है 1/4 के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवन। आप डिपेंडेंट इवन लिखें या नॉट इंडिपेंडेंट लिखें, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट इवेंट बन जाएगा। और यहाँ तक हमारे पास एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.29। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.29, जिसमें हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसेस इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज़ रिप्लेस्ड एंड सेकंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। हमारे पास यहाँ 2 कार्ड्स हैं जिनको वेल शफल्ड करके रखा गया है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है वो प्रोबेबिलिटी जिसमें फ़र्स्ट हो हमारे पास दोनों में एस। अगर हम लोग फर्स्ट कार्ड में हमारे पास एस है तो सेकंड में भी अगर हम लोग रिप्लेस करें तो हम लोग एस ही रखें। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि अगर हम लोग फर्स्ट कार्ड में एस रखते हैं तो सेकंड में हम लोग उसको रिप्लेस नहीं करते। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 6.29 के सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है लेट ए डिनोट दैट एस ऑन द फर्स्ट कार्ड, के फर्स्ट कार्ड में भी हमारे पास एस है और सेकंड में भी हमारे पास एस ही है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये लिखना है कि अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं इसको तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट बनता है। और सेकंड पार्ट में जैसे हम लोग इन्होंने फाइंड आउट करना है नॉट रिप्लेस, कि अगर हम लोग इसको रिप्लेस नहीं करते तो हमारे पास वो डिपेंडेंट इवेंट आ जाएगा। रिप्लेस का मतलब ये है कि हम लोग रिप्लेस करके सेकंड कार्ड में भी हम लोग एस लिखें, और सेकंड पार्ट में हम लोगों के पास ये आ जाएगा कि रिप्लेस करके हम लोग इसके अंदर कोई और कार्ड लिखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में है दोनों में एसिस, तो एसिस होते हैं हमारे पास 4/52। टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं। टोटल हमारे पास हर चीज़ के 4 एसिस होते हैं, जिसमें हम लोगों के पास फर्स्ट है डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। उसके बाद अगर हम लोग रिप्लेस करके फिर अगेन 4 ही हम लोग एसेस लिखें तो हम लोगों के पास यहाँ आ जाएगा 4/52 अगेन। अब हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर है 16, और 52 को 52 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 2704, जिसको हम लोगों ने कटिंग करके लिखा तो आंसर आ गया 1/169, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 0.0059। ये हम लोगों के पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने पार्ट 2 में सॉल्व करना है कि अगर हम लोग इसको रिप्लेस करके एस को कार्ड नहीं लिखते तो हम लोगों के पास ये डिपेंडेंट इवेंट आता है, जिसकी हमारे पास प्रॉबिलिटी हो जाएगी प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखना है कि अगर हम लोग फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं एस कार्ड और सेकंड में हम लोग इसको रिप्लेस नहीं करते एस के साथ और हम लोग इसको रिप्लेस करके कुछ और लिख देते हैं, तो हम लोग एक कार्ड माइनस कर देंगे, जिसकी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा
51, जो कि हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट में। और ये हम लोगों ने वो स्टेप किया जो हम लोग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट में करते हैं। और ये हम लोगों के पास आता है इंडिपेंडेंट इवेंट में कि हम लोग अगर फर्स्ट इवेंट लिखते हैं तो ये सेकंड इवेंट पे अकर करता है, यानी कि उसमें से कोई चीज़ माइनस होती है। और ये हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट इवेंट है कि अगर फर्स्ट इवेंट भी आया है तो सेकेंड इवेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम लोग 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 52 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों के पास सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग भी, नॉट रिप्लेस के अकॉर्डिंग भी आंसर आ गया है 12/2 652, जिसको कटिंग करके हमारे पास आंसर है 1/221, जिसको आप लोग फिगर्स में पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.004524। और अब हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 6.29 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.30। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 6.30, जिसमें हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, कि हमारे पास 2 डाइस हैं जो कि 2 टाइम्स थ्रोन हुए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 5 एंड 11, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टोटल आए हमारे पास 5 या 11। अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने लिख देना है लेट ए डिनोट दैट गेटिंग ऑफ टोटल ऑफ 5 एंड बी डिनोट दैट गेटिंग ऑफ टोटल ऑफ 11। ए में हम लोगों के पास अगर हम लोग टोटल करें तो 5 आए और बी में अगर हम लोग टोटल करें तो 11 आए। अब हम लोगों के पास जो डाइस है वो हम लोग 2 टाइम्स थ्रोन हुआ है, यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम 2 डाइस सेम टाइम पे थ्रोन हुए हैं और उसको हम लोग 2 टाइम्स उसको दोबारा थ्रोन करेंगे, यानी कि हमारे पास ये 2 डाइस हैं, ये 2 डाइस हैं और ये हमारे पास 2 टाइम्स फेंके गए हैं, यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट में भी हम लोगों के पास जो एलिमेंट आएगा वही हम लोगों के पास सेकंड पे भी आएगा। अब हम लोगों ने ए में क्या करना है कि ए में हम लोगों के पास वो प्रोबेबिलिटी आएगी जिसमें टोटल करें तो हमारे पास 5 आए, जैसे कि 4 + 5 1 2 3 4। तो ये आ गया हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी A1, जिसको हम लोग कह देंगे तो ये आ जाएगा 4/36 और A2 भी सेम आ जाएगा 4/36। जो आंसर हमारा A1 में आएगा वही A2 में आना चाहिए और B में हमारे पास वो आंसर आना चाहिए जिसमें अगर हम लोग टोटल करें तो हमारे पास 11 आए, जैसा कि हमारे पास 5 और 6 और 6 और 5 ये हमारे पास 2 हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/36 और B2 में भी हमारे पास आ जाएगा 2/36। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसका हमारे पास यहाँ फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन ऑफ A2। यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे, जिसका हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जैसा कि फर्स्ट में A1 की प्रोबेबिलिटी है 4/36, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/36 के साथ और 4/36 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/36 के साथ। जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का। अब ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया 16/1296, या फिर आप लोग पॉइंट्स में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0123। और ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.30 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.31। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 6.31 है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव इन 25 ईयर्स इज़ 3/4। हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मैन हमारे पास ज़िंदा है 25 ईयर्स के तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमारे पास 5 अलाइव हैं 25 ईयर्स की तो उनकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट 1 बोथ विल बी अलाइव, बोथ का मतलब है कि मैन और वाइफ दोनों। पार्ट 2 में है ओनली द मैन विल बी अलाइव, कि इसमें हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ मैन जिंदा है। पार्ट 3 में हमारे पास सिर्फ वाइफ जिंदा है और पार्ट 4 में है एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव एंड पार्ट 5 में नाइदर विल बी अलाइव इन 25 ईयर्स के, कोई भी हमारे पास अलाइव नहीं है 25 ईयर्स में। अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6.31 के सोल्यूशन में आपने लिखना है लेट ए बी द इवन डैट मैन विल बी अलाइव एंड बी बी इवन डैट वाइफ विल बी अलाइव।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 2/3। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बोथ विल बी अलाइव। बोथ विल बी अलाइव में हम लोगों के पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि है 3/5 मल्टीप्लाई 2/3। आप लोग इसको कटिंग करके भी 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 इक्वल्स टू 0.5, क्योंकि 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15, जो कि है 0.4 के इक्वल। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये करना है कि मैन विल बी अलाइव। मैन विल बी अलाइव के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास अलाइव है हम लोग उसके ऊपर बार नहीं डालेंगे, और जो हमारे पास अलाइव नहीं है हम लोग उसके ऊपर बार डाल देंगे। जैसा कि हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, कि हम लोगों के पास जो वाइफ है वो ज़िंदा नहीं है, जबकि हमारे पास जो मैन है वो ज़िंदा है, जिसमें हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम लोग 1 में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस कर दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आ जाएगा। 1 में से हम लोग माइनस कर देंगे 2/3 को, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो हम लोग यहाँ पर 3/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/3 के साथ। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, जो कि हमारे पास इक्वल है 1/5 के। आप लोग इसको 3/15 भी लिख सकते हैं और 1/5 भी लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास सिर्फ वाइफ अलाइव हो, यानी कि मैन जिंदा ना हो और वाइफ जिंदा हो। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वाइफ ज़िंदा है और मैन ज़िंदा नहीं है, जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 में से हम लोग 3/5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 2/3 के साथ। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर है हमारे पास 4/15। अब फोर्थ पार्ट में हमने ये करना है कि एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव, कि हो सकता है कि मैन जिंदा हो और हो सकता है कि कोई भी वाइफ जिंदा हो। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी इसकी यहाँ पर फार्मूला, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एटलीस्ट हम लोग इस तरीके से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू लिखी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की लिखी 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हमने यहाँ पर वो वैल्यू लिखी है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट से सॉल्व की थी, यानी कि 2/5, या आप लोग इसको 0.4 भी कहेंगे। अब ये वैल्यू सब लिखने के बाद हम लोग यहाँ से फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। और फिफ्थ पार्ट में हमने ये करना है कि हम लोग करेंगे कि नाइदर विल बी अलाइव, कोई ज़िंदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि है 1/3, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास पार्ट 5 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हम लोगों ने पार्ट 4 सॉल्व किया, जिसका हमारे पास आंसर है 0.866 और पार्ट 5 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड करना है नाइदर विल बी अलाइव, तो इसका आंसर है हमारे पास 2/15। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.32। एग्जाम्पल नंबर 6.32 में हमारे पास स्टेटमेंट है 5 coins आर टॉस्ड वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रिसाइजली 3 हेड। हमारे पास यहाँ 5 कॉइन टॉस हुए हैं 5 टाइम्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों के पास 5 टाइम टॉस करने पे हम लोगों के पास 3 हेड्स आए। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है लॉ ऑफ बायनोमियल, यानी कि बायनोमियल का फार्मूला। बायनोमियल के टॉपिक के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बायनोमियल का फार्मूला सिर्फ जनरल बता देती हूँ। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग बायनोमियल में आगे जाके इसको ऐसे भी लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स कोमा एक्स इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स, पी ऑफ
एक्स क्यू एन माइनस एक्स। आप दोनों तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ एन की वैल्यू है 5, जो कि क्योंकि कॉइन टॉस हुआ है हमारे पास 5 टाइम्स, और हम लोगों के पास जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की फाइंड करने के लिए कही जाती है वो होता है हमारे पास एक्स, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स की वैल्यू 3। और हम लोगों के पास एक कॉइन में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/2, या फिर आप लोग लिख सकते हैं 0.5। और क्यू भी क्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस पी के। तो 1 में से अगर आप लोग 0.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग या आप लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.32 का आंसर आ गया 0.3125। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6.33 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.33 में भी सेम हमने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। हम लोगों के पास है यहाँ 60% ऑफ वोटर्स इन द सिटी ऑफ लाहौर प्रेफर कैंडिडेट एक्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 12 वोटर्स एग्जैक्टली 7 विल बी प्रेफर एक्स। अब हम लोगों के पास ये स्टेटमेंट है। अब हम लोग इसके अंदर सेम लॉ ऑफ बाइनोमियल का फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब ये हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6.33 सॉल्व किया, जिसका हमारे पास आंसर आ गया 0.2270। हम लोगों के पास n था 12, x था 7, p है हम लोगों के पास 60% को आप लोग कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.60। और 1 में से 0.60 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास q आ जाएगा बिल्कुल इसी मेथड्स के साथ। हम लोगों ने इसी फार्मूले में अप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू 7 का आंसर आ गया 0.2270। अब हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 6.33 कंप्लीट हो गई है और आज का टॉपिक भी हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।